क्लास 10th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 11th ऑफ जुलाई 2020। ये चैप्टर चल रहा है क्लास 10th साइंस का, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर खत्म हो गया, ये लेक्चर 9 पर ही खत्म हो गया था और बताया गया था कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम लोगों को याद करने हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम लोगों को इस चैप्टर में याद करना है, जो कि जो लोग इंटेलिजेंट बच्चे लोग समझ जाएंगे कि जितना नोट्स अभी करवाया गया है उसी में से बीच में से आंसर निकल कर आ जाएगा। बट फिर भी ऑफिशियली एक जगह पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले लिख लेने हैं। क्वेश्चन 1 वैसा ही है, व्हाई डू HCl, HNO3 etc. shows acidic characters in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic characters। तो अल्कोहल और ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है और एसिड्स HCl और HNO3 के पास भी हाइड्रोजन है, बट HCl, HNO3 और बाकी एसिड्स एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं जब डिसोसिएट होते हैं पानी में, बट ग्लूकोज, अल्कोहल इन सब के पास भी हाइड्रोजन है बट ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आप लोगों को सिखाया गया था, पिछले का सारा वीडियोस का नोट्स बना लो तभी ये क्लास देखो। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर वही है, HCl, HNO3 या फिर अदर एसिड्स आर मिक्स्ड विद वाटर, देन दे डिसॉल्व इन वाटर एंड डिसोसिएट्स H+ आयंस। और यही H+ आयन आपको याद होगा पहले पढ़ाया गया, पानी के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। ये हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करना और हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करके वाटर के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाना, ये काम जो कर सके वही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। HCl, HNO3, H2SO4, कार्बोनिक एसिड, ये सब पानी में डिसोसिएट होगा, डिसॉल्व होगा और अपना हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करता है और ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ फिर मिक्स होकर के हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जबकि अल्कोहल, ग्लूकोज ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो है, इन सब के पास भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, बट जब इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो अपना हाइड्रोजन आयंस अलग से डिसोसिएट नहीं करता है। और जब तक एक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होकर के अपना हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट न करे तब तक हो सकता है उसके पास हाइड्रोजन हो, बट हाइड्रोजन होने से एसिडिक नहीं, हाइड्रोजन होने से एसिडिक नहीं, H+ आयंस डिसोसिएट करके पानी में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दे तब एसिडिक प्रॉपर्टी होता है। HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3 ये सब काम करेगा, बट अल्कोहल, ग्लूकोज इन सब के पास हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, बट दे डू नॉट डिसोसिएट देयर हाइड्रोजन आयंस, देयरफॉर ये सब एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली में एसिड बेसिस सॉल्ट का पता नहीं इसी चैप्टर में दिया हुआ है, कभी आप लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं। Why does distilled water does not conduct electricity whereas rain water does? ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, बट रेन वाटर जो है वो कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बच्चों बार बार बताया जा रहा है फ्री आयंस का जरूरत है, फ्री आयंस का जरूरत है, फ्री आयंस का जरूरत है ना। तो डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स फ्री आयंस, व्हाइल रेन वाटर, जब रेन वाटर ऊपर से आता है, रेन वाटर जब ऊपर से आता है तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि रेन वाटर जब ऊपर से आए है ना तो वो कंडक्ट कर सकता है एज इट कंटेन्स फ्री आयंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन इट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स नहीं है तो उसके पास फ्री आयंस नहीं है, जबकि रेन वाटर या फिर किसी भी तरह का और पानी डिस्टिल्ड वाटर छोड़ा करके उन सब में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स का प्रेजेंस होने की वजह से, उसके पास फ्री आयंस होने की वजह से वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स A एंड टेस्ट ट्यूब B। दो टेस्ट ट्यूब है A और B, दोनों में मैग्नीशियम का रिबन लिए हैं, लेंथ बराबर है, लेंथ बराबर है, लेंथ बराबर है, लेंथ बराबर है। अब HCl is added to test tube A while acetic acid CH3COOH is added to test tube B. In which test tube will the fizz occur more vigorously and why? तो ये आपको समझाया गया था, ये आपको पहले ही समझाया गया है, ये आपको पहले ही समझाया गया है।
एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सीधा लेक्चर 10 में मत कूद जाना बच्चों, ये नहीं कि एक टॉपिक दिखा इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा लेक्चर 10 में कूद गए। पहले लेक्चर 9 तक भी देख लेना, सारा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको करवाया जा चुका है, अब बस उसको चुन चुन के एक जगह पर लिखवाया जा रहा है। एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और अब यहाँ पर बात है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। CH3COO है जो कि एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। दोनों ही एसिड है, दोनों को ही अगर मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज्यादा जल्दी हाइड्रोजन गैस मतलब निकालेगा, जिसके वजह से फिज वाला जो फिनोमेना है वो शो होगा। तो फिज विल अकर मोर स्ट्रांगली टेस्ट टू ए इन व्हिच HCl इज एडेड। आंसर HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है देन CH3COO जो कि एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। सो इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, दोनों प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस, बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एक फास्टर स्पीड पर हाइड्रोजन गैस को निकालेगा, ड्यू टू विच मोर फिज ज्यादा फिज जो है वो अगर करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बराबर लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब बी में लिया गया था, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे उसमें ज्यादा फिजिंग अकर करेगा ड्यू टू हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व एट अ फास्टर स्पीड। अब इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसके बारे में हम लोग ने लेक्चर 8 और 9 में पढ़ लिया है। A milkman adds a very small amount of baking soda NaHCO3 to fresh milk एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिल्कमैन है, उसके पास यूजुअल एक मिल्क है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, why does it shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? फ्रेश मिल्क का pH 6 था, उसको उसने शिफ्ट अल्कलाइन की तरफ क्यों किया? शिफ्ट अल्कलाइन की तरफ क्यों किया? शिफ्ट अल्कलाइन के तरफ क्यों किया? ठीक है, तो ये आप इसका आंसर सोच करके बता सकते हैं। The milkman shifts the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline because in alkaline condition, जैसे ही दूध अल्कलाइन कंडीशन में जाएगा, milk does not set as curd easily। ठीक है, मिल्क आपको मालूम है कि लैक्टिक एसिड्स के प्रेजेंस में, ठीक है ना, जो आपको मालूम है कि वो कर्ड में जल्दी से सेटअप हो जाता है, कर्ड बन जाता है, तो उसको बचाने के लिए ही मिल्कमैन ने स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा मार दिया है फ्रेश मिल्क में। और बेकिंग सोडा के बारे में हम लोगों को याद है कि बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस होता है। वैसे में भी हर मेटालिक बाइकार्बोनेट, इस चैप्टर का समरी है, मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक बाइकार्बोनेट, मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक बाइकार्बोनेट, मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक बाइकार्बोनेट। बेस तो नहीं बट बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये हम लोग ने इस चैप्टर में 50 करोड़ बार पढ़ लिया है। तो मिल्कमैन ने शिफ्ट कर दिया पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क को 6 पहले था टू स्लाइटली अल्कलाइन, क्योंकि अगर अल्कलाइन हो जाए मतलब बेसिक हो जाए तो कर्ड जो कि बनना है, कर्ड एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक मतलब उसका पीएच कम करना है। तो अगर मैंने एक बेस मिला दिया तो उसका पीएच बढ़ गया, तो पीएच अगर बढ़ा हुआ है तो बेसिक है, बेसिक को कर्ड बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो उसका दूध थोड़े ज्यादा देरी तक बिना दही बने हुए यूजफुल रहेगा। इस वजह से ही मिल्कमैन ने शिफ्ट कर दिया अपना पीएच 6 से स्लाइटली अल्कलाइन के तरफ। ठीक है, अब इसी चीज को फिर से एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिल्क को ज्यादा टाइम लगने लगा। पहले अगर वो कर्ड बन जाता, जल्दी दही बन जाता, तो अब क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है? अब क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है? उसने बेकिंग सोडा क्यों मिलाया? अब क्यों उसको ज्यादा टाइम लग रहा है? तो इसका आंसर वही है, बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है और हर मेटालिक बाइकार्बोनेट एक बेस ही होता है, उन सब में ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये है बेकिंग सोडा, माइल्ड बेस। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले ही।
जैसे ही उसको मिल्क में ऐड किए तो क्योंकि ये बेस है तो पूरा जो दूध है पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक हो गया, तो एसिड्स प्रोड्यूस टू सेट द कर्ड, एसिड्स जिसके वजह से वो धीरे धीरे दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने इसको ज्यादा बेसिक बनाया है तो वो बेस और एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जो ज्यादा बेसिक बनाया इस वजह से ज्यादा जो मेरे एसिड से जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो पहले वाले दूध के कंपैरिजन में उस दूध में अगर बेकिंग सोडा डाल दें, स्लाइटली अल्कलाइन बना दें, पीएच बढ़ा दें तो उसको एसिडिक होकर के कर्ड बन जाने में थोड़ा पहले के कंपैरिजन में ज्यादा वक्त लगता है। इस वजह से ही उस दूध वाले ने फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा थोड़ा सा मिला दिया था। अब ये क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी कंटेन्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, व्हाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही आपको रखना है। पीओपी व्हाइट पाउडर पढ़ा दिया गया लेक्चर 9 में, वहीं पर आपको समझाया गया था कि पीओपी को हम लोगों को एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को मालूम है पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज अगर इफ इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम मॉइस्चर, अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर फ्रॉम मॉइस्चर में, देन इट टर्न्स इनटू हार्ड सॉलिड मास जिप्सम, तब ये जिप्सम बन जाता है। इसका हम लोगों को काम है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग टूटे हुए हड्डी को प्लास्टर करते समय करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल टॉय बनाने के लिए करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर तुमने जब इस्तेमाल था उस समय नहीं, जिस कंटेनर में रखा था उसी में मॉइस्चर आ गया, तो कंटेनर में तो तुम व्हाइट पाउडर रख के इसको एक जगह पर स्टोर करके रखे थे, अगर उसी कंटेनर में ही मॉइस्चर आ गया तो उस कंटेनर के अंदर ही वो जिप्सम में फॉर्म हो जाएगा, तो फिर वो तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगा। ठीक है, इतना सा ही आंसर था। पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इफ इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम मॉइस्चर इट टर्न्स इनटू अ हार्ड सॉलिड मास जिप्सम एज शोन। और फिर ये हमारे किसी काम में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने चुन करके 5 क्वेश्चन बताया। इसका ये मतलब नहीं कि बस यही 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं 10 लेक्चर चला, हर लेक्चर में एक दो करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है। केवल इस लेक्चर 10 के चक्कर में मत रह जाना। जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको करवाया गया है, क्रस्ड एग सेल वाला क्वेश्चन करवाया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो बर्निंग कैंडल को बुझा देता है, वो वाला क्वेश्चन करवाया गया है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग और यूजेस, ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लोरोर अल्कली प्रोसेस, एसिड्स का रिएक्शन, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एंटी एसिड में कैसे कर सकते हैं, यूज ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ, और जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया है सब। सिर्फ ये नहीं कि बस लेक्चर 5 में एक आपको थंबनेल मिला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यही याद कर लें। 10 लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन, जितना भी टॉपिक, जितना भी रिएक्शन समझाया गया है सबको समझ लो, डायग्राम बना करके रखो। एक्सपेरिमेंट इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट करवाया गया था, बल्ब जलने वाला, याद होगा, उसी जिसमें कि आपको बताया गया था कि HCl वगैरह रखोगे तो बल्ब जल जाएगा, HCl HNO3 ग्लूकोज और अल्कोहल डालोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। उस एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले भी किया है, वो एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है, तो आप लोग ध्यान से देख लें। ये आपका चैप्टर था पीएच का। जैसे बच्चे पूछेंगे कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के सिलेबस में क्या हटा है, तो पीएच ऑफ सॉल्ट एक टॉपिक पे पढ़ाया गया था, वो हट गया है। लॉगरिथम्स के मदद से पीएच समझाया था, उसका कोई कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला गया है। बाकी जितना भी है इंडिकेटर से लेकर के बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस तक, सब का सब पीएच इन डे टू डे लाइफ सब इंपॉर्टेंट है। 10 लेक्चर के मदद से आप अपना चैप्टर कंप्लीट करें। यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर भी खत्म। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आज सैटरडे है, मंडे को अब नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएगा। बायोलॉजी का क्लास अभी भी नहीं हो पा रहा है बच्चों, क्योंकि जो टीचर्स आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं वो सब अभी लॉकडाउन की वजह से अपने अपने जगह पर अटके हुए हैं। तो थोड़ा दिन और वेट करिए, तब तक दूसरा चैप्टर आगे हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लो, बार बार क्या बोलूं। और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। थैंक यू।